हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैरीन इकोसिस्टम वगैरह कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां रेनफॉल बहुत कम होती है, वाटर की स्टोरेज होती है और एवापोरेशन जनरली हाई होता है। इस वजह से यहाँ प्लांट्स और एनिमल को ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है। डेजर्ट में लाइफ कम होती है, लेकिन जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशल अडेप्टेशंस होती है जो उन्हें वाटर स्टोरेज और एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाती है। अब है इसका एग्जाम्पल है एक थार डेजर्ट ऑफ इंडिया, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम। फर्स्ट है एरिडिटी। डेजर्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एरिडिटी यानी ड्राइनेस है। यहाँ एटमॉस्फेयर और सॉइल में मॉइस्चर बहुत कम होती है। रेनफॉल कम होने के साथ साथ एवापोरेशन ज़्यादा होने के कारण अवेलेबल वाटर भी क्वालिटी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है लेस रेनफॉल प्रेसिपिटेशन। लेस रेनफॉल प्रेसिपिटेशन जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में एनुअल रेनफॉल बहुत लो होती है और रेनफॉल रेगुलर भी नहीं होती। कभी कभी लॉन्ग पीरियड तक रेन नहीं होती और फिर शॉर्ट टाइम में रेनफॉल हो सकती है, इसीलिए प्लांट्स को वाटर कंजर्व करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम टेम्परेचर। डेजर्ट में डे और नाइट के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। दिन में सनलाइट की वजह से बहुत हीट होती है, गर्मी होती है, जबकि रात को टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है। ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में ओवरऑल टेम्परेचर बहुत लो होता है। अब हाई विंड वेलोसिटी। डेजर्ट में स्ट्रॉन्ग विंड्स चल सकती है। विंड लूज सैंड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाती है और सैंड ड्यून्स बनाने में हेल्प करती है। स्ट्रॉन्ग विंड सॉइल इरोजन को भी इंक्रीज कर सकती है। स्कार्सिटी ऑफ वाटर। डेजर्ट इकोसिस्टम में वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। रिवर्स और परमानेंट वाटर सोर्सेज कम होते हैं, इसी वजह से प्लांट और एनिमल्स वाटर को कंजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स डेवलप करते हैं। ह्यूमिडिटी। डेजर्ट में जनरली ह्यूमिडिटी लो होती है, स्पेशली हॉट डेजर्ट में एयर में मॉइस्चर कम होने के कारण एवापोरेशन फास्ट हो सकता है। इससे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए वाटर लॉस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। क्वालिटी ऑफ सॉइल। डेजर्ट सॉइल जनरली ड्राई और लो इन ऑर्गेनिक मैटर होती है। कुछ डेजर्ट सॉइल में सॉल्ट भी एक्यूमुलेट हो सकता है। वाटर की शॉर्टेज और पुअर वेजिटेशन की वजह से सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल के एडिशन कंपैरेटिवली लो होता है। बायोडाइवर्सिटी। डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी यूजुअली फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लोअर होती है, लेकिन डेजर्ट लाइफ कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होती। प्लांट्स में कैक्टस, थॉर्नी बशेस, ग्रासेस और ड्रॉट रेसिस्टेंट श्रब्स मिल सकते हैं। एनिमल्स में कैमल, फॉक्सेस, रेप्टाइल, इंसेक्ट, रोडेंट्स और डिफरेंट बर्ड्स मिलते हैं। डेजर्ट एनिमल्स ऑफ्टन रात में एक्टिव होते हैं ताकि डे टाइम गर्मी से बच सके। लो पॉपुलेशन डेंसिटी। वाटर शॉर्टेज और डिफ़िकल्ट क्लाइमेट के कारण डेजर्ट एरियाज़ में जनरली ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी लो होती है। पीपल मोस्टली वाटर सोर्सेज, ओसेज, रिवर्स और कॉम्पेरेटिवली स्विचेबल एरियाज़ के अराउंड सेटल करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट ग्रो स्लोली। वाटर और न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज के कारण डेजर्ट में प्लांट्स ग्रोथ जनरली स्लो होती है। प्लांट्स अपनी एनर्जी का लार्ज पार्ट वाटर कंजर्व करने और एक्सट्रीम कंडीशन सर्वाइव करने में यूज़ करते हैं। अब है टाइप्स ऑफ डेजर्ट। अब डेजर्ट के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हॉट डेजर्ट, जिसको एरिड डेजर्ट भी कहा जाता है। हॉट डेजर्ट में टेम्परेचर हाई और रेनफॉल वेरी लो होती है। दिन में एक्सट्रीम हीट और रात में कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ कैक्टस, थॉर्नी बशेस और ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट। नेक्स्ट है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन जो 15 to 26 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। यहाँ पे हेवीएस्ट रेनफॉल अप्रैल और मई के टाइम पे होता है। कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर लो होता है और प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। यहाँ स्नोफॉल भी हो सकती है, लेकिन टोटल मॉइस्चर स्टिल लो होता है। एग्जाम्पल गोबी डेजर्ट और लद्दाख रीजन के कोल्ड डेजर्ट एरियाज। नेक्स्ट है कोस्टल डेजर्ट।
कोस्टल डेजर्ट सी के पास लोकेटेड होता है, यहाँ रेनफॉल बहुत लो हो सकती है, इवन थ्रू सी नियर बाय होता है, पास में ही होता है। कोल्ड ओशियन करेंट्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशन रेनफॉल को रिड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल अटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नामिब डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट है सेमी एरिड डेजर्ट। सेमी एरिड एरियाज ट्रू डेजर्ट से थोड़ा वेटर होता है, लेकिन रेनफॉल स्टिल लिमिटेड होती है। यहाँ ग्रास और श्रब्स डेजर्ट की कंपैरिजन में रिलेटिवली ज़्यादा ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के कुछ सेमी एरिड एरियाज, स्पेशली राजस्थान और गुजरात के ड्राई रीजन्स। नेक्स्ट है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जो है वो वेटलैंड एक ऐसा एरिया है जहां वाटर परमानेंटली या टेम्पोररीली प्रेजेंट होता है और जहां सॉइल और प्लांट्स वाटर सैचुरेटेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। इसमें मार्शेस, स्वाम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर फ्लड प्लेन्स, मैंग्रोव्स और एस्टुअराइन जैसे एरियाज इंक्लूड होते हैं। वेटलैंड जो है वो एरिया है जहाँ पे सैचुरेटेड वाटर होता है, ठीक है। अब इसका आर्टिकल 1.1 में बताया है कि आर्टिकल 1.1 के अकॉर्डिंग वेटलैंड का मतलब है ऐसा नेचुरल या आर्टिफिशियल एरिया जहां वाटर परमानेंट या टेम्पोररी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसमें वाटर स्टिल भी हो सकता है और फ्लोइंग भी, और वाटर फ्रेश, सॉल्टी या ब्रैकिश हो सकता है। इसका एग्जाम्पल में मार्शेस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, स्वैम्प्स और कोस्टल वाटर एरियाज आ सकते हैं। अब है आर्टिकल 2.1। आर्टिकल 2.1 के अकॉर्डिंग वेटलैंड की डेफिनेशन को और ब्रॉड करता है, ठीक है। इसमें वेटलैंड के साथ नियर बाय कोस्टल एरियाज और कुछ केसेस में आइलैंड और मैरीन वाटर एरियाज भी इंक्लूड किया जा सकता है, स्पेशली जब वाटर की डेप्थ स्पेसिफाइड लिमिटेड के अंदर हो। सिंपल में वेटलैंड सिर्फ एक छोटा पॉन्ड नहीं है, लैंड और वाटर के बीच के बहुत से वाटर रिच एरियाज भी वेटलैंड का पार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेटलैंड। वेटलैंड को उनकी लोकेशन और वाटर की नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स में समझा जा सकता है। इनलैंड वेटलैंड्स में लेक, पॉन्ड, मार्शेस, स्वैम्प्स और रिवर के फ्लड प्लेन एरियाज आते हैं। कोस्टल वेटलैंड सी के पास मिलते हैं, जैसे मैंग्रोव्स, एस्टुअरीज, सॉल्ट मार्शेस और लैगून्स। आर्टिफिशियल वेटलैंड ह्यूमन के बनाए हुए वाटर एरियाज होते हैं, जहाँ जैसे रिजर्वॉयर, इरिगेशन, पॉन्ड्स और स्पेशली कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करता है, इसीलिए हेवी रेनफॉल के टाइम फ्लडिंग का रिस्क कम करने में हेल्प करता है। ये वाटर को नेचुरली फिल्टर करते हैं। वेटलैंड प्लांट्स और सॉइल पॉल्यूटेंट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट को ट्रैप कर सकते हैं, जिससे वाटर क्वालिटी इंप्रूव होती है। वेटलैंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करते हैं। कुछ वाटर सॉइल के थ्रू नीचे जाकर ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करते हैं। वेटलैंड बहुत सारे बर्ड्स, फिश, एम्फीबियंस, और भी बहुत सारे हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। वेटलैंड्स कार्बन स्टोर करते हैं। वेटलैंड प्लांट और सॉइल में कार्बन स्टोर होने के कारण ये क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ये सॉइल इरोजन के रिड्यूस करते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज में वेजिटेशन वेव्स और फ्लोइंग वाटर के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकती है। वेटलैंड लोकल क्लाइमेट को रेगुलेट करने और सराउंडिंग एनवायरनमेंट को रिलेटिवली कूल और मॉइस्ट रखने में हेल्प कर सकते हैं। वेटलैंड ह्यूमन को फिश, रीड्स, फॉडर और अदर नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ये रिक्रिएशन और टूरिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बर्ड वॉचिंग, बोटिंग और नेचर स्टडी जैसे एक्टिविटीज़ वेटलैंड के अराउंड होती है। वेटलैंड नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली फ्लड्स और कोस्टल स्टॉर्म्स के टाइम। अब नेक्स्ट है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर का मतलब है इकोसिस्टम में कौन कौन सी कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है अबायोटिक, सेकेंड है बायोटिक। तो अबायोटिक बायोटिक का मतलब आप लोगों को पता होगा। अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स को कहा जाता है, ठीक है, और बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो
बायोटिक कंपोनेंट को मेनली प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर में डिवाइड किया जाता है। अब है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का फंक्शन मतलब है इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी और मटेरियल कैसे मूव करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मेन फंक्शंस में एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइकिल इंक्लूड होते हैं। मतलब सनलाइट जो है वो प्लांट सनलाइट को लेता है, फिर एनिमल जो है वो प्लांट को फीड करता है, डिकम्पोजर एनिमल को फीड करता है एंड फिर न्यूट्रिएंट। तो ये एक साइकिल की तरह है, ठीक है। इसी कंटिन्यूअस प्रोसेस से इकोसिस्टम फंक्शनिंग मेंटेन होती है। अब है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनाने की रेट। प्लांट सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। इसी प्रोसेस से इकोसिस्टम में न्यू बायोमास क्रिएट होती है। प्रोडक्टिविटी को मेनली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में समझा जाता है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्लांट्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया गया टोटल ऑर्गेनिक फूड या एनर्जी। प्लांट फोटोसिंथेसिस से जो टोटल फूड बनाता है वो जीपीपी है। अब नेक्स्ट है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट अपने बनाए हुए फूड का कुछ पार्ट रिस्पायरेशन में यूज़ करते हैं। रिस्पायरेशन के बाद जो एनर्जी या ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स के पास बचता है उसे एनपीपी कहा जाता है। एनपीपी की मेनली हार्बीवोर्स और अदर कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल फूड या एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनिमल्स और अदर कंज्यूमर्स प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं। फूड से जो न्यू बायोमास एनिमल बॉडी में फॉर्म होती है उसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्लांट की बायोमास प्रोडक्शन है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो है वो कंज्यूमर की बायोमास प्रोडक्टिविटी है। अब है फैक्टर्स फॉर हाई एनपीपी। किसी इकोसिस्टम में एनपीपी हाई होने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। इनफ सनलाइट होना चाहिए, स्विचेबल टेम्परेचर होना चाहिए, एडिक्वेट वाटर अवेलेबल होना चाहिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट सफिशिएंट होने चाहिए, ग्रोइंग सीजन सफिशिएंटली लॉन्ग होना चाहिए, प्लांट्स को CO2 अवेलेबल होना चाहिए, वेजिटेशन डेंस और हेल्दी होनी चाहिए। इसी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी जनरली हाई होती है क्योंकि वहाँ हीट, रेनफॉल और सनलाइट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है टोटल एनुअल एनपीपी ऑफ द बायोस्फीयर। एनुअल एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर का मतलब है पूरी अर्थ के प्लांट के थ्रू एक साल में रिस्पायरेशन के बाद प्रोड्यूस की गई टोटल नेट ऑर्गेनिक मैटर। इसका एग्जैक्ट वैल्यू एस्टिमेट पर डिपेंड करता है, लेकिन ग्लोबल टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वाटिक इकोसिस्टम की एनुअल एनपीपी को रफली 100-150 बिलियन टोन्स ऑफ कार्बन पर ईयर के रेंज में एस्टिमेट किया जाता है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजर्स के थ्रू सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना। मेन डिकम्पोजर है बैक्टीरिया, फंगी। ये डेड लीव्स, डेड एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स सॉइल और वाटर में रिटर्न होता है जहाँ प्लांट्स उन्हें फिर यूज़ कर सकते हैं। अब इसका साइकिल है डेड मैटर टू डिकम्पोजर, डिकम्पोजर टू न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट टू सॉइल, सॉइल टू प्लांट। अब नेक्स्ट है फिजिकल एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स है सन। प्लांट सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर ये एनर्जी फूड के थ्रू हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स तक पहुंचती है। हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, इसीलिए एनर्जी न्यूट्रिएंट्स की तरह रिसाइकल नहीं होती। अब है बायोलॉजिकल फूड चेन। अब फूड चेन एक सिंपल सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में कंज्यूम करता है। यहाँ ग्रास प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है और आगे हायर कंज्यूमर है। अब नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन एक नेचुरल सीक्वेंस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में कंज्यूम करता है और इस प्रोसेस के थ्रू फूड, न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन जनरली प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, फिर हर्बीवोर्स प्लांट को खाता है, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं और कभी कभी लार्जर कार्निवोर्स उन्हें कंज्यूम करते हैं।
अब नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल फूड चेन का स्टार्टिंग लेवल होता है। इस लेवल पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर मेनली ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। प्लांट्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर फूड लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है क्योंकि वो अपना फूड्स खुद बनाते हैं। अब है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खाते हैं। मोस्टली ये हर्बीवोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर, रैबिट, डियर, काऊ, गोट। अब है यहाँ ग्रास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है और ग्रास हॉपर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। ये यूजुअली प्राइमरी कंज्यूमर्स को ईट करते हैं। ये मोस्टली स्मॉल कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स हो सकते हैं। जो ग्रास जो होता है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, फिर ग्रास हॉपर जो है वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया आपका, फिर फ्रॉग जो होता है वो आप लोगों का थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया। अब है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन एक फूड चेन है जो लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है। इसमें पहले हर्बीवोर्स प्लांट को ईट करते हैं और फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को ईट करते हैं। तो यहाँ ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक जो है वो हायर लेवल कंज्यूमर। इस फूड चेन में एनर्जी का मेन स्टार्टिंग सोर्स सन होता है। ग्रेजिंग फूड चेन का मतलब है लिविंग ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होने वाली फूड चेन। नेक्स्ट है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन लिविंग ग्रीन प्लांट से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसे डेट्रिटस कहते हैं उससे स्टार्ट होती है। डेट्रिटस में डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, एनिमल वेस्ट, अदर डेड ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूड हो सकते हैं। इस डेड मैटर को डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल डेड लीव्स है, डेड लीव्स को अर्थवर्म ने फीड किया, अर्थवर्म को बर्ड ने फीड किया, बर्ड को हॉक ने फीड किया। तो यहाँ डेड लीव्स स्टार्टिंग मटेरियल है। अर्थवर्म डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, फिर बर्ड अर्थवर्म को ईट करते हैं। अब है फूड वेब। फूड वेब एक इकोसिस्टम में कनेक्टेड मल्टीपल फूड चेन्स का नेटवर्क है। नेचर में कोई एनिमल सिर्फ एक ही टाइप का फूड नहीं खाता और किसी ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं खाता, इसीलिए डिफरेंट फूड चेन्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और फूड वेब बनता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को ग्रास हॉपर, रैबिट और डियर खा सकते हैं। ग्रास हॉपर को फ्रॉग और बर्ड्स खा सकते हैं। फ्रॉग को स्नेक खा सकता है और स्नेक को ईगल खा सकते हैं। ये सारी कनेक्टेड फूड चेन मिलकर फूड वेब बनती है। नेक्स्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है इकोसिस्टम में इम्पॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के बीच कंटिन्यूअसली मूव करना। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मतलब अर्थ, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा, केमिकल मतलब एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और वाटर कंटिन्यूअसली डिफरेंट फॉर्म में इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच सर्कुलेट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स सॉइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच बार बार सर्कुलेट करते हैं। प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एनिमल्स प्लांट को खाते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई करते हैं, मर जाते हैं, तो डिकम्पोजर उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के कंपोनेंट को मेनली बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है। बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट्स होते हैं और अबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट्स होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, सर्वाइवल और डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक फैक्टर्स को ब्रॉडली एडाफिक, टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एडाफिक फीचर्स सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। सॉइल की क्वालिटी प्लांट्स और इकोसिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसमें सॉइल टाइप, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल पीएच, सॉइल टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर जैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टाइल सॉइल में प्लांट्स बेटर ग्रो कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में प्लांट ग्रोथ लिमिटेड हो सकती है। नेक्स्ट है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फीचर्स लैंड के शेप और फिजिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। इसमें
हाइट, स्लोप, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, लैंडफॉर्म, वैली, माउंटेन, प्लेन जैसे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन की हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। मेन फैक्टर्स है टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, सनलाइट, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसी एरिया में कौन सा प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सकता है। अब है अबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। फर्स्ट है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, वार्म टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ सनलाइट एंड मॉइस्ट सॉइल इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर्स है। ये कंडीशन डेंस वेजिटेशन और हाई बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है डेजर्ट। डेजर्ट में वेरी लो रेनफॉल, हाई एवापोरेशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राई सॉइल, लो ह्यूमिडिटी और स्ट्रॉन्ग विंड्स इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर स्कार्सिटी यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। अब है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में मॉडरेट रेनफॉल, सीजनल टेम्परेचर चेंजेस, सनलाइट, सॉइल न्यूट्रिएंट्स और मॉडरेट मॉइस्चर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। रेनफॉल इतनी होती है कि ग्रासेस ग्रो कर सके, लेकिन जनरली ट्रीज़ के डेंस फॉरेस्ट बनने के लिए कंडीशंस सफिशिएंट नहीं होती। नेक्स्ट है माउंटेन। माउंटेन इकोसिस्टम में ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, स्लोप, स्नोफॉल या रेनफॉल, सनलाइट और सॉइल डेप्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होने पर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज होता है, इसीलिए डिफरेंट हाइट्स पर डिफरेंट वेजिटेशंस मिलती है। नेक्स्ट है ओशन। ओशन में वाटर टेम्परेचर, सैलिनिटी, सनलाइट पेनिट्रेशन, वाटर प्रेशर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, करेंट्स और डेप्थ इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। सनलाइट मेनली अपर वाटर लेयर्स में अवेलेबल होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ के साथ चेंज होता है। नेक्स्ट है रोल ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स इन इकोसिस्टम। तो फर्स्ट है सपोर्टिंग लाइफ। अबायोटिक फैक्टर्स लाइफ को बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करता है। वाटर, सनलाइट, एयर, स्विचेबल टेम्परेचर और मिनरल्स के बिना मोस्ट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लिमिटिंग बायोटिक कंपोनेंट्स। अब अबायोटिक फैक्टर्स ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और पॉपुलेशन को लिमिट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में वाटर की शॉर्टेज प्लांट ग्रोथ को लिमिट करती है। अगर वाटर बहुत कम हो तो प्लांट और एनिमल्स की पॉपुलेशन भी लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स डिफरेंट इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हाई रेनफॉल प्लस वार्म टेम्परेचर जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्रिएट करते हैं। लो रेनफॉल प्लस ड्राई क्लाइमेट डेजर्ट को। अब नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। तो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड और ह्यूमिडिटी जैसे अबायोटिक फैक्टर्स क्लाइमेट के चेंजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें चेंजेस होने से प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम की फंक्शनिंग भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट फ्लक्चुएटिंग ओवर टाइम। फ्लक्चुएटिंग ओवर टाइम का मतलब है कि कोई कंडीशन या फैक्टर टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता रहा, कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज हो। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी सीजन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अब है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के लिविंग पार्ट्स होते हैं। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। ये एक दूसरे के साथ फूड, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के थ्रू कंसंट्रेटेड होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को मेनली ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप और डिकम्पोजर डेट्रीवोर्ड सब ग्रुप्स में समझा जा सकता है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। ये इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स होते हैं और फूड चेन के फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स सनलाइट की एनर्जी यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं। ये मेनली फोटोसिंथेसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है केमो ऑटोट्रॉपिक। केमो ऑटोट्रॉपिक सनलाइट पर डिपेंड नहीं करते। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ऑब्टेन करके अपना फूड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जो अमोनिया नाइट्रेट, सल्फर या आयरन कंपाउंड से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। हेटेरोट्रॉपिक कंपोनेंट जो है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। ये फूड और एनर्जी के लिए प्लांट या अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं।
हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूमर्स को ट्रॉफिक लेवल के अकॉर्डिंग समझा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को खाते हैं, ये मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, ये मोस्टली कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को ईट करते हैं, ये फूड चेन के हायर लेवल पर होते हैं। क्वाटरनरी कंज्यूमर्स फूड चेन के और भी हायर लेवल पर होते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर को ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट्रिटिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और डेड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और उन्हें स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ये डिकम्पोजर से रिलेटेड है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं। डेट्रिटिवोर्स डेड मटेरियल को कंज्यूम करके फिजिकली ब्रेक करते हैं, जबकि बैक्टीरिया और फंगी जैसे डिकम्पोजर इंजाइम्स के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इन इकोसिस्टम। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फूड चेन में डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। हर्बीवोर्स प्लांट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और प्रेडेटर हर्बीवोर्स या अदर कंज्यूमर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इससे इकोसिस्टम में पॉपुलेशन बैलेंस मेंटेन होता है। रिड्यूसिंग ऑर्गेनिक रिमेन्स डेट्रिटिवोर्स और डिकम्पोजर डेड लीफ डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। इससे इकोसिस्टम में डेड ऑर्गेनिक मैटर कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट नहीं होता। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोजर डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल और इन्वायरमेंट में वापस रिलीज करते हैं। प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को फिर अब्जॉर्ब करते हैं। अब है शेपिंग द इकोसिस्टम। प्लांट इकोसिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। हर्बीवोर्स वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और प्रेडेटर्स एनिमल पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इस तरह बायोटिक कंपोनेंट मिलकर इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को शेप करते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। बायोटिक कंपोनेंट रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन और कंटिन्यू करते हैं। प्लांट सीड के थ्रू और एनिमल डिफरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के थ्रू न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। इसी से इकोसिस्टम में लाइफ कंटिन्यूअसली मेंटेन रहती है। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट है फूड चेन। फूड चेन एक लीनियर पाथ है जिसमें फूड और एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होती है। मतलब फूड चेन बताती है कि कौन किसको खाता है और उस प्रोसेस में एनर्जी नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक कैसे पहुंचती है। फूड चेन जनरली प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और डिफरेंट कंज्यूमर से होते हुए डिकम्पोजर तक जाती है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ फूड चेन। फूड चेन के डिफरेंट लेवल को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर। फूड चेन का फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर होता है। ग्रीन प्लांट्स और एल्गी जैसे ऑर्गेनिज्म सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। ये फूड चेन में एनर्जी इंटर करने का मेन बायोलॉजिकल पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, एल्गी, ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खाता है। ये मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, रैबिट, डियर। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। ये जनरली स्मॉल कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाता है। नेक्स्ट है टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है और फूड चेन के हायर ट्रॉफिक लेवल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक फ्रॉग को खाता है। अब है लास्ट डिकम्पोजर। बैक्टीरिया और फंगी जैसे डिकम्पोजर डेड प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स इस एनवायरनमेंट में वापस आते हैं और प्लांट्स उन्हें फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फूड चेन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में फूड चेन वाटर के ऑर्गेनिज्म के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर करती है। यहाँ प्रोड्यूसर मेनली फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी होते हैं। इन्हें जूप्लैंक्टन और स्मॉल एक्वाटिक एनिमल्स कंज्यूम करती है, जिनको फिश और लार्जर प्रेडेटर कहा जा सकता है। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन फीड करता है। स्मॉल फिश जो है वो जूप्लैंक्टन को फीड करती है। स्मॉल फिश को लार्ज फिश फीड करती है। ठीक है, अब लार्ज फिश को शार्क फीड करता है। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है और शार्क हायर लेवल प्रेडेटर है। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के इंपॉर्टेंट टाइप्स है ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्रिटस फूड चेन और पैरासाइटिक फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया, अब यहाँ पे आप लोगों को बुक में डीप में दिया हुआ है।
तो ग्रेजिंग फूड चेन वो फूड चेन है जो लिविंग ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। पहले हर्बीवोर्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं, फिर कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रेजिंग फूड चेन में स्टार्टिंग पॉइंट लिविंग ग्रीन प्लांट या एल्गी होता है। इसमें प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और हायर कंज्यूमर्स आते हैं। एनर्जी में मेनली सनलाइट टू प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के डायरेक्शन में ट्रांसफर होती है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट या एल्गी फूड चेन के स्टार्टिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सेकेंड में आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर, रैबिट, डियर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग, स्मॉल फिश। टर्शियरी कंज्यूमर ये सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, लार्ज फिश। अब एपेक्स प्रेडेटर, फूड चेन के टॉप पर जो प्रेडेटर होते हैं और जनरली उसका नेचुरल प्रेडेटर बहुत कम या नहीं होता, उसे एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, ईगल, शार्क। अब एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन, तो ग्रास हॉपर ग्रास को फीड करता है। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग फीड करता है, स्नेक को जो है वो फ्रॉग को फीड करता है, ईगल स्नेक को फीड करता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया ग्रेजिंग फूड चेन का। नेक्स्ट है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन लिविंग ग्रीन प्लांट से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होती, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट से स्टार्ट होती है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक है, इस फूड चेन में स्टार्टिंग मटेरियल डेट्रिटस होता है। डेट्रिटस को डेट्रिटिवोर्स कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स या फंगी जैसे डिकम्पोजर ऑर्गेनिक मैटर को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ये फूड चेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और सॉइल इकोसिस्टम में पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है डेट्रिटस। डेट्रिटस का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे फॉलन लीव्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट। नेक्स्ट है डिकम्पोजर। बैक्टीरिया और फंगी डेड ऑर्गेनिक मैटर को केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं। अब है प्राइमरी कंज्यूमर। डेट्रिटस फूड चेन में डेट्रिटस को कंज्यूम करने वाला ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म और टर्माइट्स इंपॉर्टेंट कंज्यूमर्स होते हैं। अब है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये डेट्रीवोर्स को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्ड जो है वो अर्थवर्म को खाता है। अब है एग्जांपल ऑफ डेट्रीवोर्स, डेड लीफ जो है वो अर्थवर्म डेड लीव्स को खाता है। अब बर्ड्स जो है वो अर्थवर्म को खाती है, बर्ड्स को हॉक खाते हैं। यहाँ डेड लीव्स का डेट्रिटस है, अर्थवर्म डेट्रीवोर है, बर्ड हायर कंज्यूमर है और हॉक टॉप प्रेडेटर हो सकता है। अब पैरासाइट फूड चेन। पैरासाइट फूड चेन में एनर्जी और फूड ट्रांसफर का रिलेशनशिप हॉस्ट और पैरासाइट के बीच होता है। पैरासाइट अपना फूड और न्यूट्रिएंट्स हॉस्ट के बॉडी से ऑब्टेन करते हैं और हॉस्ट को यूजुअली हार्म करता है। कैरेक्टरिस्टिक, इस फूड चेन में एक कॉम्पैरेटिवली लार्ज हॉस्ट ऑर्गेनिज्म होता है और उसके ऊपर ये अंदर स्मॉलर पैरासाइट्स लीव करते हैं। पैरासाइट्स हॉस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेता है। कभी कभी एक पैरासाइट्स को भी एक और स्मॉलर पैरासाइट इन्फेक्ट कर सकते हैं जिसे हाइपर पैरासाइट्स कहा जा सकता है। अब हॉस्ट का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। हॉस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी पर या बॉडी के अंदर पैरासाइट्स रहते हैं और उससे फूड या न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। अब पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो हॉस्ट से न्यूट्रिएंट लेते हैं और हॉस्ट को हार्म कर सकते हैं। अब सेकेंडरी हॉस्ट या हायर लेवल हॉस्ट। पैरासाइट लाइफ साइकिल में कुछ ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट या सेकेंडरी हॉस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। एग्जैक्ट रोल पैरासाइट के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। ट्री जो है वो बर्ड जो है वो ट्री को फीड करता है, ठीक है। लाउस ट्री में रहता है, नहीं, लाउस जो है वो बर्ड को फीड करता है और बैक्टीरिया वगैरह ये स्मॉल पैरासाइट लाउस को फीड करते हैं। यहाँ बर्ड एक हॉस्ट है और लाउस बर्ड से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। एक और एग्जांपल है, मतलब एफिड जो है वो प्लांट को फीड करता है और पैरासाइटिक वास्प जो है वो एफिड को फीड करता है। एफिड प्लांट का सैप कंज्यूम करता है और पैरासाइटिक वास्प एफिड पर पैरासाइटिक रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश कर सकता है। नेक्स्ट है फ्लोइंग ऑफ एनर्जी इन फूड।
इकोसिस्टम में एनर्जी का मेन सोर्स सन है। ग्रीन प्लांट सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हर्बीवोर्स प्लांट को कंज्यूम करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को कंज्यूम करके एनर्जी लेता है। तो एनर्जी वन वे फ्लो करती है। हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का कुछ पार्ट रिस्पायरेशन और अदर लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ होकर हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर अवेलेबल एनर्जी ग्रेजुअली कम होती है। अब है 10% लॉ को इकोलॉजिस्ट रेमंड लिंडेमन ने ट्रॉफिक लेवल एनर्जी ट्रांसफ़र के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था। इसके अकॉर्डिंग एक ट्रॉफिक लेवल पर अवेलेबल एनर्जी का अप्रॉक्सीमेटली 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफ़र होता है। बाकी लार्ज पोर्शन ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेस स्पेशली मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाता है और हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर के पास 10,000 यूनिट्स एनर्जी है, प्रोड्यूसर 10,000 यूनिट लेता है तो वो उसके पास 10% बचता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर 1000 जाता है यूनिट्स। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो 100 यूनिट ही कंज्यूम कर पाता है और टर्शियरी कंज्यूमर 10 यूनिट्स। इसीलिए फूड चेन जनरली बहुत लॉन्ग नहीं होती क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिंडेमन का कंट्रीब्यूशन। रेमंड लिंडेमन ने 1942 में ट्रॉपिक डायनेमिक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इकोसिस्टम को एनर्जी ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रॉपिक लेवल के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और हर लेवल पर एनर्जी का सिग्निफिकेंट पोर्शन लॉस हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट से 10% लॉ फूड चेन एनर्जी ट्रांसफ़र को समझने का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बना।